नामी कैबिनेट की बैठक आज 1 दर्जन से अधिक रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज पहुंचेगी देहरादून। कमेटी 3 दिन तक नेताओं से मुलाकात, खराब प्रदर्शन का लगाएगी पता। केदारनाथ मामले पर राजनीति तेज। कांग्रेस ने किया जय गंगा जय केदार पदयात्रा निकालने का ऐलान। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से बदल जाएंगे रास्ते। यूपी दिल्ली उत्तराखंड में चलने वाले भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान। चंपावत में बारिश ने मचाई तबाही। कई पैदल पुलिया, सड़क बही, खेतों और घरों का भी हुआ नुकसान। उत्तराखंड में मॉनसून पकड़ेगा रफ्तार। कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक आज 1 दर्जन से अधिक रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। सीएम नामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में आपदा मुआवजा राशि में वृद्धि, भूजल पर टैक्स, फिरूल के दाम में इजाफा। गृह, आवास, शहरी विकास विभागों के आ सकते हैं प्रस्ताव। सचिवालय में आज शाम 4 बजे शुरू होगी बैठक। नामी कैबिनेट की बैठक आज। गृह, आवास, शहरी विकास विभागों के आ सकते हैं प्रस्ताव। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक बेरहम मां ने अपने मासूम बच्चे को इस कदर मारा जिसे देखकर रूह कांप जाए। मामला हरिद्वार जिले के रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र का बताया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक मां अपने मासूम बच्चे को बेरहमी से पीट रही है। वीडियो में दिख रहा है कि मां पहले मासूम बच्चे की छाती पर बैठती है और फिर उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर देती है। मासूम अपनी जान बचाने के लिए मां के आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मां को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। इतना कुछ करने के बाद मां मासूम के सिर को फर्श पर पटक पटक कर मारती है। इसके बाद मां अपने दांतों से मासूम की छाती पर काटती है। इतना ही नहीं, आखिर मां ने अपने मासूम बच्चे का गला घोटने का भी प्रयास किया। हालांकि मासूम से क्रूरता का यह वीडियो जब सामने आया तो पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है और वीडियो की जांच की है। पुलिस ने बताया है कि जो महिला बच्चे को मार रही है वो उसकी मां ही है। बच्चे की उम्र भी करीब 11 साल है। महिला ने बच्चे का ये खुद वीडियो बनाया, फिर अपने पति को सेंड किया, जो यूपी के सहारनपुर जिले में रहता है, ताकि अलग रह रहे पति को बच्चों का ख्याल आ सके और वो उनकी कोई सुध ले। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को बाल कल्याण समिति हरिद्वार भेज दिया और महिला से पूछताछ की जा रही है। वहीं पति की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। कलयुगी मां की क्रूरता खुद कैमरे में कैद की और अपने पति को भेजी। बेरहम मां ने मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा। जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर आज भी नहीं बदल पाई। आज भी यहां फैक्ट्रियों से जहरीला काला धुआं निकलता रहता है।
फैक्ट्री एरिया के चारों तरफ आबादी होने के कारण इस प्रदूषण से हर कोई परेशान है, जबकि फैक्ट्रियों के संचालन के लिए कई मानक भी हैं, लेकिन बाबर के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही, जिसको प्रशासन पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले धुएं से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन ब्लास्ट होती भट्टियों से लोगों के घरों में भूकंप जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कपड़ों को धोकर छत में सुखाने के लिए रखते हैं तो वो काले हो जाते हैं। जब फैक्ट्री में धुआं बंद करने के लिए कहते हैं तो हमें मारने के लिए आते हैं और धमकी देते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी परेशानी है कि ये धुआं करते हैं, यहाँ पे हमारा मकान पूरा हिलता है। जब जीसीबी में डालते हैं ना, ट्रक में सामान डालते हैं, हमारा पूरा मकान हिलता है। हम बोलते हैं तो बोलते हैं तुमने मकान क्यों लगाया, तो हमने आप पैसे लगाए तो हमने कहाँ जाना था, ये मकान तो हम धुआं निकलता है। किस टाइप का धुआं निकलता है यहाँ से? काला धुआं निकलता है, पूरा चिमनी पे लगाते नहीं है, वो धुआं बाहर निकालते हैं, वो पूरा धुआं। क्या कहेंगे तुम, आप क्या कहते? जशोधरपुर में जो फैक्ट्री है इनसे हम बहुत परेशान हैं हम लोग, और छत में कपड़े भी नहीं सुखा सकते, हम काले हो जाते हैं। जब हम फैक्ट्री में जाते हैं तो हम मारने के लिए आते हैं हमको कि तुम कौन होते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, वाल तुमने क्यों बनाए मकान, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग गर्मी में अंदर कैसे रहेंगे, यहाँ दरवाजे बंद करके रहना पड़ता है। फौज की तैयारी कर रहे युवा का कहना है कि फैक्ट्रियों से उठने वाला जहरीला काला धुआं नीचे घूमता रहता है, जिससे धुंध छाई रहती है, जो सामान्य धुएं से कहीं अधिक खतरनाक होता है, जिस कारण फौज की भर्ती में दौड़ नहीं सकते हैं और हमारी सांस फूलने लगती है। यहाँ के युवाओं का भविष्य जशोधरपुर इंडस्ट्री एरिया के कारण बर्बाद हो रहा है। एक नहीं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं धुएं के कारण हमारे जितने भी अभी जैसे हम नौजवान हैं, अभी बच्चे हैं, अभी हमें जैसे भर्ती में अगर हम दौड़ भी मारना चाहें तो हम दौड़ नहीं मार पाते, क्योंकि अगर हम 100 मीटर ही भागते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं सांसें फूलने लग जाती है। और ये इस कारण से होता है क्योंकि अगर हम जब सुबह उठते हैं, हमारे घर वाले अगर हमें 4 बजे उठने के लिए कहें तो हम 4 बजे उठ करके करेंगे क्या? 4 बजे उठ करके अगर हम सबसे पहले धुआं देखेंगे तो धुआं हमारे अंदर कहीं ना कहीं जाएगा, प्रवेश करेगा और हम दौड़ नहीं मार पाएंगे, या देश के लिए हम अगर कुछ ना कुछ करना चाहें तो कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं ये जो नींव है देश की, क्योंकि युवा ही राष्ट्र का निर्माण करता है, अगर युवा ही सशक्त नहीं होगा तो देश का भविष्य जो है बर्बाद है। नगर वासियों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये काला धुआं हमारे कमरों के अंदर घुस रहा है, जिससे खिड़कियों को हमेशा बंद रखना पड़ता है। धुएं के कारण माइग्रेन की बीमारी हो गई है। इस मामले में पिछले कई सालों से एसडीएम और विधायक से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फैक्ट्री का ये जहरीला काला धुआं बंद नहीं हुआ। क्या कहना है, ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं फैक्ट्री वाले। कहना ये है कि धुआं है, दिन रात हम 24 घंटे खिड़की दरवाजे बंद करके रहते हैं, तब भी मतलब इतनी परेशानी, सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में मिर्ची लगती है, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की परेशानी हो गई। जब से आए हम बहुत परेशान कर रहे हैं फैक्ट्री वाले। तो इसके लिए आपने कुछ शिकायत वगैरह कुछ? हमने बहुत बार शिकायत की, हम एक बार वहाँ भी गए, कोटदार भी गए, एसडीएम के पास, उन्होंने भी वो जब तक वो हारक सिंह थे, जब तक तो उनको भी हमने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने हमने ऐसे फेंक दी वो एप्लीकेशन। और अब भी हमने मतलब जब से आए, हम ऋतु खंडड़ी के पास भी गए, यहाँ एक बार यहाँ पे वो आया था, मुख्यमंत्री भी आया था, तब उनको भी हमने एप्लीकेशन दी थी, हाथ में पकड़ाई थी, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब से अभी तक मतलब हमसे 5 साल हो गए, 5 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस पूरे मामले से जिलाधिकारी आशीष चौहान अनभिज्ञ हैं, जो प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। मामले के अवगत कराने पर कहा कि प्रदूषण से रिलेटेड ये मामला पहली बार मेरे संज्ञान में आया है, जिसलिए एसडीएम को निर्देशित किया जा रहा है कि वे स्थलीय निरीक्षण कर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। संबंध में जो शिकायत है वो, जैसा कि आप पहली बार मेरे संज्ञान में प्रदूषण से रिलेटेड एस्पेक्ट को ला रहे हैं, तो एसडीएम इस स्तर पे स्थलीय निरीक्षण कर लेंगे और एसडीएम और जीएमडीआईसी इन दोनों को मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि ये दोनों स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। फैक्ट्रियों से उठ रहे धुएं के कारण हो रही परेशानियों से स्थानीय लोगों से भारी गुस्सा है। लोगों के द्वारा शासन प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर प्रशासन इतिश्री कर चले जाते हैं। खानापूर्ति कार्रवाई से इस फैक्ट्रियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं।
जो कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हैं। कोटद्वार से के न्यूज इंडिया के लिए कुंवर सिंह की रिपोर्ट। मुख्य सेवक सदन देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में नियुक्ति पाने वाले विभिन्न पॉलिटेक्निक के 212 छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवा प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सभागार के अंदर जहां आप लोग बैठे हैं, अनेकों कार्यक्रम हमारे सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसको देने के भी हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 सालों में हम लोग सरकारी विभागों में 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को आज नियुक्ति दे चुके हैं। केदारनाथ धाम के प्रतिरूप पर विरोध के बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर बीकेटीसी अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र राय ने इसको लेकर कहा कि जो शंकराचार्य ने केदारनाथ से सोना चोरी होने का आरोप लगाया वो गलत है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना नहीं लगाया गया था, बल्कि 23 किलो से कुछ अधिक सोना लगाया गया था, जिसे अन्य धातु के साथ मिलाकर लगाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जो 230 किलो सोने की बात आ रही है वो वास्तव में उस स्थान पर पूर्व में लगाए गए चांदी की मात्रा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो बयान दिया है कि 228 किलोग्राम सोने को लेकर के, हम पूर्व में भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि 228 किलोग्राम या 230 किलोग्राम सोने की कोई बात ही नहीं है। और न मंदिर समिति ने आधिकारिक रूप से कहीं ये बयान दिया है। वहाँ पर जो केदारनाथ का जो गर्भगृह है, गर्भगृह में सोने की प्लेटें लगाने से पूर्व वहाँ पर चांदी की प्लेटें लगी हुई थी और उन चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम था। तो मीडिया के कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि 230 किलोग्राम अगर चांदी की प्लेटें हैं तो सोने की प्लेटों का वजन भी 230 किलोग्राम ही होगा, और ये बात प्रचारित हो गई। और लेकिन जबकि सोने और चांदी की प्लेटों में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर होता है। चांदी की जो प्लेटें होती हैं वो शुद्ध रूप से चांदी की ही निर्मित होती हैं, उसमें किसी प्रकार के अन्य धातु का उपयोग नहीं किया जाता। सरकार हरेला पर्व को बड़े वृहद स्तर पर मना रही है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि हरेला पर्व के तहत 1 करोड़ 64 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया काफी चिंतित है। वहीं उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्य है, ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार इस पर्व को वृहद स्तर पर मना रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं और अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति को संरक्षित कर रहे हैं। हरेला आज समय की आवश्यकता है। इस समय सबसे ज़्यादा स्थिति ऐसी है, पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और इसी को लेकर क्योंकि हम पर्वतीय राज्य हैं और हमारा राज्य 72% वन क्षेत्र से आच्छादित है, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। और उसी को देखते हुए हम लोग लगातार हर वर्ष हरेला को बहुत उत्साह से मनाते हैं। और इस वर्ष भी तकरीबन 1 करोड़ 64 लाख पेड़ों को लगाने के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है और इसका बहुत बड़ा उत्साह लोगों में, और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। तमाम NGO, तमाम निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और स्कूलों के बच्चे इसको लेकर उत्साहित और में बढ़ चढ़ के भाग दे रहे हैं। बागेश्वर के कपकोट तहसील अंतर्गत आने वाले ग्लेशियरी गांव बदियाकोट के ग्रामीणों द्वारा सुंदर ढूंगा ग्लेशियर के ऊपर देवीकुंड में बने कथित अवैध मंदिर के ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर डीएम बागेश्वर को ज्ञापन दिया गया था। एसडीएम कपकोट अनुराग आर्य द्वारा प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता लग जाएगा।
बदिया कोट के कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर से मिले थे और उन्होंने ये बताया कि देवी कुंड नाम की एक जगह है जहाँ पर एक चैतन्य बाबा करके हैं, उन्होंने एक आश्रम मतलब मंदिर बना दिया, मंदिर का निर्माण कर लिया है और उस देवी कुंड में उन्होंने स्नान कर लिया है जो यहाँ की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है और वो क्षेत्र जो है वो हिमालय क्षेत्र है, तो उस पर बाबा जी ने मंदिर बना दिया है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा जांच कराई जा रही है। इसमें एक समिति का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार हैं हमारे और यहाँ से फॉरेस्ट को रखा गया है और पुलिस को रखा गया है और ये कमेटी जाकर जांच करेगी कि वास्तव में मामला क्या है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बुधवार को हल्द्वानी सब कारागार का निरीक्षण किया और एसटीएच में लीगल एज क्लिनिक का उद्घाटन के अलावा एफटीआई में हरेला उत्सव पर पौधारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। अपने कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। जरान बेकरी में बन रहे विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण और विस्तृत जानकारी ली गई। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज तिवारी जी के कर कमलों से सब जेल हल्द्वानी में एक बेकरी सामान बनाने के संबंध में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से आम जनता को भी बताना चाहता हूं कि वस्तुतः जेल यहाँ सजा के रूप में नहीं भेजा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जेल इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो अपने अपराध का प्रायश्चित करके समाज में एक सही नागरिक के रूप में बाहर आ सके। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंदियों की और आम जनता की मदद के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इससे पहले माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय का भी इंस्पेक्शन हुआ था यहाँ पर, तो पिछली बार ऐसा कहा गया था कि कैदियों को प्रशिक्षित किया जाए और इस बार माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति मनोज तिवारी साहब ने निरीक्षण किया, तो कैदियों को बेकरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यहाँ पे पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से अगर वो जब यहाँ से निर्मुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो अब एक रोजगार का साधन उन्हें उपलब्ध होगा और इससे उनको अपने दैनिक जीवन में बहुत मदद मिलेगी परिवार। खबर देहरादून से, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों की शहादत पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा के श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को ससीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का फर्ज है। उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों को शोक सभा के संदर्भ में एक शोक संदेश पत्र के माध्यम से शहीदों के परिवारजनों को प्रेषित करने के निर्देश दिए। मित्रों, 8 तारीख को हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान जो पेट्रोलियम पर थे, उन पर भी एम्बुस लाकर हमला किया गया, वो शहीद हुए। और 15 तारीख को हमारे 10 RR के एक कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही अजय कुमार, सिपाही विजेंद्र जो पेट्रोलियम पर थे, एम्बुस लाकर उन पर हमला किया गया। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इस दुख की घड़ी में पूरा देश इन शहीदों के साथ खड़ा है। प्रदेश में कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। हर की पौड़ी में गंगा स्नान के बाद कांग्रेसी केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का समापन केदारनाथ धाम में होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ऐलान किया है कि वो भी केदारनाथ धाम बचाओ यात्रा में शामिल होंगे। जिसके बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंतोला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। जब उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तब प्रदेश अध्यक्ष कहाँ रहते हैं। जब भी उत्तराखंड की छवि खराब करने की बात आती है, तो तब कांग्रेस आगे नजर आती है।
कांग्रेस पार्टी को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। उनके युवराज जो हैं वो संसद में सनातनियों को, हिंदू धर्म को मानने वालों को अनाप शनाप कहते हैं। उनके युवराज कहते हैं कि जो मंदिर में जाते हैं वो लोग सब छेड़खानी करते हैं। उनके युवराज और उनकी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राम के अस्तित्व को नकारने की बात करते हैं, सनातन धर्म को नकारने की बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से जो चोला ओढ़ने का काम कर रही है सनातन का, देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है, कुछ होने वाला है नहीं। कांग्रेस पार्टी को पहले सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए अपने नेताओं के लिए। अरे भाई यहाँ धर्म को सुधार है वो कहते अपने फैक्ट्री का नाम खबर देहरादून के मसूरी से है, जो लगातार हो रही बारिश के बीच मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह मलबा आ गया है। शिव मंदिर के पास एक पेड़ गिर गया, इसके चपेट में सवारियों से भरी रोडवेज की बस आने से बाल बाल बची। मार्ग पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बताया गया कि जब पेड़ गिरा उस समय मसूरी से देहरादून जाने वाली रोडवेज बस यहां से गुजर रही थी, जो पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बची। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं। खाई में गिरने से बाइक पर सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बाहर निकालकर स्थानीय पुलिस को सौंपा। पुलिस ने शव को विच्छेदन गृह भेज दिया। मृतक की पहचान विनोद कुमार पुत्र रामचंद्र ममगाई उम्र 49 निवासी विकास मोहल्ला सतपुली के रूप में हुई है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।